सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए जनरल साइंस की क्लासेज जो अपनी चल रही थी उसके अंदर अपनी जो यूनिट थी वो यूनिट चल रही थी ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण वाली यूनिट अपनी चल रही थी, जिसके अंदर अपन डिस्कशन कर रहे थे ब्लड का कंपोजिशन। कि आपको पता है ब्लड के कंपोजिशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठोस भाग जिसे रक्त कणिकाएं कहते हैं, जो कि तीन होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लाज्मा के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे, आरबीसी के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज अपन डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। ठीक है भाई, डब्ल्यूबीसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलो हाँ जी, देखिए डब्ल्यूबीसी सबसे पहले अपन देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है ना भाई, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला गया था, एरिथ्रो का मतलब होता है लाल कलर, साइट का मतलब कोशिका, वैसे डब्ल्यूबीसी का जो नाम होता है ना, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, दूसरा नाम इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, है ना, सफेद, और साइट का मतलब क्या होता है, कोशिका, सेल। और आपको पता है डब्ल्यूबीसी का कलर कैसा होता है, ये वाइट कलर की होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स होती है, तो नाम हो गया ल्यूकोसाइट। ओके, आगे देखो, यदि मैं इनकी अमाउंट की बात करूं तो ये लगभग 8 से 10,000 होती है प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन या 100 ml ब्लड, 8 से 10,000। ध्यान रहे आरबीसी की संख्या मेल फीमेल में अलग अलग होती है। जैसे आरबीसी की संख्या मेल की बात करें तो 5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml हीमोग्लोबिन या पर 100 ml ब्लड होता है, और मादा में 4 से 4.5 मिलियन होती है। तो आरबीसी की संख्या कम ज़्यादा होती है फीमेल और मेल में, लेकिन डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनकी संख्या लगभग समान होती है, इनमें इतना डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इनका जो अमाउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, वो प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन या प्रति 100 ml जो ब्लड होता है उसमें 8 से 10,000 होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, हाँ जी, इसके कुछ अपन की फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता है फॉर्मेशन, निर्माण। तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। देखो आपको पता है कि जो लंबी लंबी हड्डियां होती है ना, उनका जो बीच का भाग होता है खोखला होता है, यहाँ पर क्या भरा होता है, यहाँ पे बोन मैरो, अस्थि मज्जा भरा होता है। ध्यान रखना, बोन मैरो जो होता है ना, वो रेड बोन मैरो भी होता है और येलो बोन मैरो भी होता है। तो जो रेड बोन मैरो होता है इससे तो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और जो येलो बोन मैरो होता है ना, इससे आपका प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, आपका डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है, और आपका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा बोन मैरो के अंदर, वो कौन सा बोन मैरो होगा, येलो बोन मैरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आपको पता है सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन होती है, आरबीसी सबसे ज्यादा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं अमाउंट, संख्या की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा आरबीसी, आरबीसी से कम होती है प्लेटलेट्स, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी तो होती है मिलियंस में, मिलियन में इनकी संख्या होती है, प्लेटलेट्स होती है लाखों में, कितनी, लाखों में, आगे बात करेंगे कितनी होती है, और डब्ल्यूबीसी होती है हजारों में, देख सकते हैं 8 से 10,000 होती है। तो यदि ये तो मिलियन में, ये तो होती है मिलियंस में, और ये होती है हजारों में, थाउजेंड्स में, तो हजारों में और मिलियन में यदि अपन रेशो देखेंगे ना दोनों का, तो वो आएगा 600:1। यदि एक आपकी डब्ल्यूबीसी है तो 600 आरबीसी होगी, इतना डिफरेंट होता है इनकी संख्या में। ठीक है, जीवन काल की बात करें, लाइफ स्पैन, तो इसका 2 से 4 दिन होता है, यानी जो डब्ल्यूबीसी होती है 2 से 4 दिन जीवित रहेगी। आज इसका फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो के अंदर, 2 से 4 दिन ये सर्वाइव करेगी, फिर इसकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने की कहाँ जाएगी, ये आपके रक्त में जाएगी, कहाँ पे जाएगी, रक्त में जाएगी डेड होने के लिए। ठीक है, रक्त में इसके
ये डेड होगी रक्त में जाके। ठीक है, यदि इसका आकार की बात करें तो अनियमित इर्रेगुलर आकार होता है। अमीबा देखा आपने, जैसे अमीबा होता है ना, जैसे ये अमीबा है, इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, ये अभी तो ऐसा है, ये भी ऐसा भी हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा, है ना। तो इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है, इर्रेगुलर अनियमित आकार होता है। तो जो WBC होती है इसका आकार भी अनियमित होता है। इसका बहुत फायदा है, क्या फायदा भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती है। देखो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था, यदि मैं संख्या की बात करूं ना तो RBC सबसे ज़्यादा है, इससे कम प्लेटलेट, सबसे कम WBC, ये संख्या है। यदि मैं साइज की बात करूं, यदि आकार की बात करें ना तो सबसे बड़े आकार की होती है WBC, सबसे बड़ा आकार, इससे छोटा प्लेटलेट्स और सबसे छोटा RBC। तो यही बात लिखी है कि ये सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, संख्या में सबसे कम, आकार में सबसे बड़ी होती है, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है ना प्रेजेंट होता है। RBC के अंदर केंद्रक एब्सेंट होता था, आपको पता है, क्योंकि केंद्रक एब्सेंट होगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन का परिवहन में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन का परिवहन होगा, उसका ये फायदा था। लेकिन वहाँ पे आपको आते ही आपका जो कैमल है ना, जिराफ है, लामा है, उनकी RBC में केंद्रक प्रेजेंट होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर WBC में केंद्रक प्रेजेंट रहेगा। आगे देखो, यदि इसके मुख्य कार्य की बात करते हैं तो इनका मुख्य कार्य है प्रतिरक्षा प्रदान करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या होता है प्रतिरक्षा? प्रतिरक्षा का मतलब है रोगों से लड़ने की क्षमता देना, यानी हमें बीमारियों से बचाती है। अभी दो तरीके से बचाते हैं बीमारियों से। कैसे कैसे? इसका पहला जो तरीका होता है ना बीमारियों से बचाने का, वो एक तरीका तो होता है, वैसे ये बात समझ में आ गया ना, ये क्या करते हैं प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मतलब ये रोगों से बचाती है, यूँ समझो रोगों से बचाती है। कैसे बचाती है? दो तरीकों से बचाती है ये। पहला तरीका तो होता है इसका एंटीबॉडी बना के, एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी। एंटीबॉडी मतलब ये दवा है, कोई भी चीज़ आपके शरीर में जाके बीमारी करेगी उसे तो बोलते हैं एंटीजन, उसे क्या बोलते हैं एंटीजन, और एंटीजन को नष्ट करते हैं एंटीबॉडी, यानी ये तो बीमारी है और ये दवा है। तो एंटीबॉडी एक प्रकार की दवा है, मेडिसिन है। ठीक है, पहला तरीका इसका ये है। सेकंड तरीका होता है ये भक्षण करती है। भक्षण का मतलब जो भी एंटीजन होगा, जो भी बीमारी होगी, जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा जिससे हमें संक्रमण होता है, बीमारी होती है, उसको खा जाती है, भक्षण कर जाती है। अब कौन तो खाएगी, कौन एंटीबॉडी बनाएगी, ये आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के एंटीबॉडी बना के हमें बीमारियों से बचाएगी, या जो चीज़ें हमें बीमार करती है उनको खा जाएगी, इस प्रकार बीमारियों से बचाएगी। कुल मिला के हमें क्या प्रदान करती है? इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए ये जो WBC है ना, इसको देखो क्या क्या बोला जाता है, इसको इम्यून सेल भी कहते हैं। इम्यून का मतलब प्रतिरक्षा कोशिका, इम्यून सेल भी कहते हैं इसको। इसके अलावा ये हमें बीमारियों से बचाती है, एंटीजन से लड़ती है, वायरस से लड़ती है, बैक्टीरिया से लड़ती है, इसलिए इसको फाइटर सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सोल्जर सेल, सैनिक कोशिका भी कहते हैं। हमारी बॉडी की रक्षा करती है, इसलिए इसको बॉडीगार्ड सेल भी कहते हैं। और इसके अलावा ये क्या करेगी? जो भी एंटीजन है, जो भी बीमारी करने वाला मॉलिक्यूल्स है, उसको खा जाएगी, उसकी सफाई करेगी, इसलिए इसको सफाई कर्मी कोशिका भी कहते हैं। ये सारे नाम इसके होते हैं भाई। ठीक है, आपके फाइटर सेल, बॉडीगार्ड सेल, सोल्जर सेल, इम्यून सेल, सफाई कर्मी सेल, जो भी है सब इसको बोला जाता है। ओके, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी आपके। आगे देखिएगा। हाँ जी, इतना क्लियर? आगे देखो, अब बात करते हैं WBC के प्रकार, टाइप्स ऑफ WBC। तो देखिए जो WBC होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कणिकामय ग्रेन्युल्स, और एक होता है अकणिकामय WBC। कणिकामय WBC और अकणिकामय। कणिकामय का मतलब है ये जो WBC होगी ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे कण होंगे,
ऐसे कण ना प्रेजेंट होंगे और इसमें ऐसे कोई कण प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब एब्सेंट होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कण यदि प्रेजेंट है उसे कणिका में WBC बोल देंगे। यदि ऐसे कण नहीं है तो उसे बोल देंगे अकणिका में WBC। अभी जो कणिका में WBC होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आपकी न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। देखो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कणिका में WBC का। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड आपको पढ़ना है इओसिनोफिल्स या बेसोफिल्स, सॉरी एसिडोफिल्स भी बोलते हैं इसको, एसिडोफिल्स, और ये है बेसोफिल्स। ठीक है। और ये जो अकणिका में होती है दो प्रकार की, आपके मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी आगे 2 प्रकार के हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। हाँ, एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतना क्लियर। WBC 2 प्रकार की, कणिका में WBC, अकणिका में WBC। कणिका में WBC 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार की मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट अगेन 2 टाइप्स हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। देखो एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कणिका में WBC, ग्रेन्युलोसाइट्स WBC। सबसे पहले इसका न्यूट्रोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स होता है ना, ये सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली WBC होती है। भाई देखा जाए तो 5 WBC हो गई, 3 तो ये और 2 ये, तो 5 में से सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। 60 से 65% इसकी अमाउंट होती है। देखो शब्दों पे गौर करना, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रो, यहाँ पे लिखा है एसिडो, यहाँ पे लिखा है बेसो। तो न्यूट्रो का मतलब होता है न्यूट्रल, उदासीन, यानी ये किसी भी रंजक द्वारा अभिरंजित नहीं होती है। यानी इसमें चाहे अम्ल डालो चाहे क्षार डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एसिडोफिल्स, एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो जो भी अम्लीय अभिरंजक होते हैं उनमें ये रिएक्ट होगा। और बेसोफिल्स, बेस का मतलब क्षार, ये क्षारीय अभिरंजकों से अभिरंजित होती है। यानी पता लग जाता है, यानी हम अम्ल से क्षार से ये पता लगा सकते हैं कि न्यूट्रोफिल्स है, एसिडोफिल्स है, बेसोफिल्स है। इसीलिए इनके नाम ऐसे रखे हैं। एसिड का मतलब अम्ल होता है, बेस का मतलब क्षार होता है, और न्यूट्रल उदासीन होता है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली WBC होती है, पहली बात। दूसरी बात आगे सुनिएगा। चलो पहले अमाउंट के बारे में बात कर लेते हैं, हम बाकी बातचीत बाद में करेंगे। जो इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स होता है ना, ये सबसे कम संख्या में होता है, ये सबसे ज़्यादा संख्या में, ये सबसे कम संख्या में होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो अकणिका में WBC का जो मोनोसाइट होता है, ये सबसे बड़ी WBC होती है, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट होती है। और ये लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट WBC होती है। तो ये सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम, ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब अपन एक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। देखो न्यूट्रोफिल्स के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे न्यूट्रोफिल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल्स, ये चीज तो आपको पता है, ये सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ना, ये आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, और जो आपके कवक होते हैं, इनका भक्षण करती है। यानी कहने का मतलब ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, भक्षण करती है। मतलब यूं कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो फैगोसाइटिक नेचर की होती है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षण करना, किसी चीज को खाना। मैंने अभी बताया था ना आपको, WBC बीमारियों से बचाती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, या तो खाएगी, भक्षण करेगी, या एंटीबॉडी बनाएगी। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है, भक्षण प्रकृति की होती है, यानी खाने का काम करती है। किस किस को खाएगी? ये सामान्यतः जीवाणु और कवक, जीवाणु और कवक को नष्ट करती है। ठीक है, चीज क्लियर। सेकंड पॉइंट सुनना, सेकंड है इसका, सेकंड आपका बेसोफिल्स, जो कि सबसे कम अमाउंट में होता है, 0.1 से 0.5% के आसपास इनकी संख्या होती है। ये जो बेसोफिल्स होता है ना, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये देखो, ये एलर्जी से संबंधित होता है। किससे संबंधित? ये एलर्जी से संबंधित होती है। कैसे?
ये क्या करता है, एलर्जी के समय केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है हिस्टामिन। क्या नाम है? हिस्टामिन। हिस्टामिन केमिकल रिलीज करता है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ से एलर्जी है ना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, जिनको या तो गेहूं से या बाजरे से, है ना, इनसे एलर्जी होती है। यदि वो गेहूं की रोटी खा लेंगे, बाजरे की रोटी खा लेंगे तो उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। यदि आपको समय से पता लग गया तो आप उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे। तो होता क्या है, जिस भी चीज़ से आपको एलर्जी है उस समय क्या, और आपने वो चीज़ खा ली तो बेसोफिल से केमिकल रिलीज करेगी हिस्टामिन। इस हिस्टामिन की वजह से आपको एलर्जी जो है ना वो रियलाइज हो जाएगी। आपकी बॉडी में ना कुछ ऐसे लक्षण हो जाएंगे, जैसे आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना, आपके कहीं पर जैसे खुजली वगैरह, लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे, या हो सकता है आपको फीवर भी आ जाए। तो ऐसे लक्षण आपको नज़र आने लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फिर जो भी एंटीहिस्टामिन है ना, जो भी टैबलेट है वो ले लेंगे ताकि आप ठीक हो जाए, नुकसान ना हो। तो ये एलर्जी से संबंधित होती है, ये केमिकल रिलीज करेगी हिस्टामिन। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और सुनना, ये जो बेसोफिल्स होता है ना, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाती है। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर भी बनाती है ये, जिसका नाम है हिफेरिन। इसका नाम क्या है? हिफेरिन। क्या होता है, देखो, यदि आपको यहाँ पर चोट लग गई तो यहाँ से खून बाहर निकलेगा और 1-2 या 2-4 मिनट के अंदर आपका थक्का बन जाएगा और खून बहना रुक जाएगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन जो हमारे नसों में खून बह रहा है ना, ये क्यों नहीं जमता है? तो इसको जमने से रोकने के लिए एक केमिकल होता है जिसका नाम है हिफेरिन। एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त को जमाने वाला, लेकिन नहीं जमाएगा तो एंटी शब्द लगते ही उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। तो एंटी क्लॉटिंग यानी नहीं जमाने वाला कारक कौन सा? हिफेरिन। वो भी यही बनाता है। यदि हमारे नसों में बहने वाला खून जम जाएगा तो वैसे डेथ हो जाएगी। तो हमारे शरीर में जो खून बह रहा है वो नहीं जमे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिफेरिन। इसको भी कौन बनाता है? बेसोफिल्स। एक बात और सुन लेना, हिफेरिन को लीवर भी बनाता है। जो लीवर भाई साहब है ना, ये भी हिफेरिन का प्रोडक्शन करता है, ये भी बनाता है। बेसोफिल्स भी बनाती है और लीवर भी बनाता है। ठीक है। एक चीज और, ये जो बेसोफिल्स है ना, बेसोफिल्स जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, उनके लिए भी नेचुरल रेस्पॉन्स पैदा करता है। ये नेचुरल रेस्पॉन्स पैदा करता है। जो भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होता है इनसे संबंधित होती है ये। कैसे? फॉर एग्जांपल सुनना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस क्या होती है? जैसे आप किसी ने चांटा मारा कस के, कहाँ पे मारा? स्किन पर। तो चांटा पड़ते ही आप लोग देखना वहाँ की कोशिका ना, वहाँ की सेल डेड हो जाती है, जिससे क्या होगा? स्किन लाल हो जाएगी, सूजन भी आ जाता है कई बार। इसके अलावा वहाँ पे ना हीट, आपको बहुत गर्म फील होगा। हीट मतलब जो भी स्किन है आपकी गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी, सूजन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेल क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। तो ये जो आपको फील हो रहा है, ये जो नेचुरल रेस्पॉन्स है, पर देने वाला थप्पड़ दे के दूर हो गया, लेकिन उसके बाद में जो भी प्रोसेस हो रही है वो नेचुरल हो रही है। वो नेचुरल रेस्पॉन्स के लिए, इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आपका बेसोफिल्स जिम्मेदार है। ठीक है। जो भी फील होगा वो सब कुछ कौन, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? बेसोफिल्स जिम्मेदार है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलो, तीसरा इसका पॉइंट, तीसरा, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स, ये बोल सकते हैं इओसिनोफिल्स। ठीक है, दोनों नाम इसी के, इओसिनोफिल्स, ये दोनों नाम इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ये एक्चुअल में क्या होता है? देखो, जो काम बेसोफिल्स का होता है ना, वही काम इओसिनोफिल्स का होता है, सेम डिक्टो। लेकिन कब? यदि बेसोफिल्स की संख्या बहुत कम हो जाए या ये प्रॉपर काम नहीं कर पाए, ये डीएक्टिव हो जाए, तब काम करेगा इओसिनोफिल्स। ठीक है। एक चीज और, इओसिनोफिल्स जो होता है ना, वो वायरस को भी नष्ट करता है, लेकिन समटाइम्स
नॉट ऑलवेज, यानी कभी कभी करेगा, हमेशा नहीं करेगा। क्या मतलब इस लाइन का? यदि मान लीजिए कोई खतरनाक वायरस आ गया या ज़्यादा संख्या में वायरस आ गया तो फिर इस भाई साहब की नहीं चलेगी। ठीक है, एक नॉर्मली कोई वायरस है या बहुत कम संख्या में है तो ये देख लेते हैं, बाकी यदि ज़्यादा संख्या में आ गया है ना, खतरनाक जैसे कोरोना वायरस, तो इसकी भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इयोसिनोफिल्स के सेम काम है जो बेसोफिल्स के हैं। तो ये आपका हो गया कणिका में WBC। ये क्या हो गया आपका? कणिका में WBC। अब बात कर लेते हैं अपन एक कणिका में WBC की। किसकी बात कर लेते हैं अपन? एक कणिका में WBC। और एक कणिका में WBC के अंदर सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था आपका मोनोसाइट। सबसे पहला कौन सा था? मोनोसाइट। आपको पता है मोनोसाइट क्या है? लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़े आकार की WBC होती है ये, है ना। लार्जेस्ट WBC होती है आपकी मोनोसाइट, पहली बात। दूसरी बात, मोनोसाइट क्या करता है? ये एक्चुअल में ये फैगोसाइटिक नेचर की होती है। कैसी होती है ये फैगोसाइटिक नेचर, मतलब ये भक्षण प्रकृति की होती है। भक्षण प्रकृति की, यानी जो भी कोई इन्फेक्ट जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा, फॉरेन का मतलब जानते हो क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन कण, मतलब कोई भी ऐसा कण है जो आपके शरीर में प्रवेश किया और आपको बीमारी कर सकता है। मतलब आपके शरीर का नहीं है, बाहर से जो कुछ आ रहा है वो फॉरेन पार्टिकल है, वो आपको बीमार कर सकता है। और उसका अपन क्या नाम दे सकते हैं? एंटीजन। मैंने अभी बोला था ना भाई, बाहर से कुछ भी आए, वायरस आए, बैक्टीरिया आए, कोई फंजाई आए या कुछ भी आए जो आपके शरीर में प्रवेश करेगा और आपको बीमार करेगा, तो बाहर से आ रहे फॉरेन कण बोलेंगे या साइंस के लैंग्वेज में एंटीजन बोलेंगे। उस एंटीजन को ये क्या करेगा? खा जाएगा। कौन? मोनोसाइट, और हमें बीमारी से बचाएगा। तो कैसी नेचर की हो गई ये भक्षण प्रकृति की हो गई है। सेकंड है लिम्फोसाइट। सेकंड कौन है? लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट को देखो, ये सबसे छोटे आकार की WBC होती है लिम्फोसाइट, है ना, स्मॉलेस्ट WBC होती है, आपको पता है, ये स्मॉलेस्ट WBC होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमें बीमारियों से कैसे बचाएगी? तो एक्चुअल में ये ना एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। प्रतिरक्षियों का फॉर्मेशन करती है ये, है ना। ये हमें बीमारियों से बचाएगा। कैसे बचाता है वो सुनिएगा। पहली बात, स्मॉलेस्ट WBC होती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। एक बात और सुन लेना, ये जो एंटीबॉडी होती है ना, ये मेमोरी सेल होती है। ये मेमोरी सेल होती है, याददाश्त कोशिका होती है। एंटीबॉडी कैसे बीमारी से बचाती है, मेमोरी सेल का क्या फायदा है, ये समझने की कोशिश करना। देखो, आपने सुना होगा वैक्सीनेशन, सुना है सभी ने? वैक्सीनेशन के बारे में सभी जानते हैं, मतलब टीकाकरण, सभी जानते हैं ना। ये टीकाकरण है ना, ये जो एंटीबॉडी मेमोरी सेल होती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें किस में मिला है? टीकाकरण में मिला है, वैक्सीनेशन में मिला है। कैसे? सुनने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, सपोज करो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपके शरीर में एंटर कर गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे फॉरेन पार्टिकल या बोलेंगे एंटीजन। ठीक है, ये कोई भी, मतलब ये बैक्टीरिया है, एंटीजन है, आपके शरीर में एंटर कर गया, तो हमारा शरीर क्या करेगा? WBC क्या करेगी? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? इससे बचाएगा हमें। तो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, अब आगे सुनना। अब मान लीजिए एक दूसरा और बैक्टीरिया है, वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। जब वो प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ भी क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। अब सुनना आप लोग, होता क्या है, हर बीमारी की, हर एंटीजन का अलग एंटीबॉडी होता है। ये जो एंटीजन है जो बीमारी करेगा उसका एंटीबॉडी बनाएगा, ये वाला एंटीजन जो बीमारी करेगा उसका एंटीबॉडी बनाएगा। यानी जब अलग अलग प्रकार के एंटीजन हैं तो सभी के अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे। दूसरी बात, ये एंटीबॉडी है ना, वो इस एंटीजन की सारी याददाश्त ले लेगी। मतलब जैसे ये एंटीजन आपके शरीर में प्रवेश किया, इसके खिलाफ क्या बन गया? एंटीबॉडी बन गया।
अब ये जो एंटीजन दोबारा, अब इसमें जो पहली बार एंटीबॉडी बनता है ना, इसमें टाइम लगता है। अब ये दोबारा कभी भी प्रवेश करेगा ना एंटीजन, तो तुरंत एंटीबॉडी पहचान जाएगी, अरे ये तो वही है जो पहले आ चुका है, और तुरंत इसको मारने की कोशिश करेगी। तो ये याददाश्त रखती है। अब सुनने इसका फायदा क्या है वैक्सीनेशन में, देखो ढंग से सुनने की कोशिश करना। जैसे सपोज करो अपन कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका है कोरोना वायरस, ये आपका है वायरस, ठीक है। अब देखो ये चाहे जीवित हो चाहे मरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो हमारा शरीर, हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। और ये एंटीबॉडी हमें किससे बचाएगा, हमें रोगों से बचाएगा ना। सपोज करो यदि ये वायरस मृत वायरस है, बैक्टीरिया कुछ भी मान लीजिए, ये जो भी चीज़ है यदि मृत है तो क्या हमें रोग होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन इसके खिलाफ क्या बन चुकी है, एंटीबॉडी बन चुकी है। क्योंकि यदि पहली बार कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनते हैं उसमें टाइम लगता है, इसलिए हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश किया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, लेकिन ये कैसा था, मृत था, तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन अब क्या बन चुके हैं, एंटीबॉडी। अब सपोज करो यदि यही बैक्टीरिया, यही वायरस जीवित है और हमारे शरीर में कभी प्रवेश कर गया तो पहले से क्या बनी हुई है, एंटीबॉडी बनी हुई है, तुरंत पहचान कर लेगी, मार देगी, बीमारी से बचा देगी। बात समझ रहे हो, यही होता है वैक्सीनेशन के अंदर, टीकाकरण। जो टीका लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी बीमारी का टीका लगाया तो एक्चुअल में क्या है, उस बीमारी को करने वाले जो एंटीजन है ना उनको प्रवेश कराते हैं हमारे शरीर में, लेकिन कैसे, डेड, मरे हुए, ताकि उसके खिलाफ क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए। और जब रियल लाइफ में कभी एंटीजन प्रवेश करेगा जिंदा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से तैयार है, उसको मार गिराएगी। ये फायदा होता है वैक्सीनेशन टीकाकरण का। और ये मेमोरी सेल होती है एंटीबॉडी, इसी वजह से संभव हो पाया है। यदि एंटीबॉडी के अंदर याददाश्त नहीं होती तो टीकाकरण का क्या फ़ायदा था, कोई फ़ायदा नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो लिम्फोसाइट होती है वो स्मॉलेस्ट WBC होती है, सबसे छोटे WBC होती है। और ये हमें बीमारियों से कैसे बचाएगी, एंटीबॉडी बना के, प्रतिरक्षा बना के। और ये जो एंटीबॉडी होते हैं ना, मेमोरी सेल होती है, याददाश्त कोशिका होती है। याददाश्त कोशिका होती है, इसी का फायदा हमें किस में मिलता है, टीकाकरण में मिलता है, वैक्सीनेशन में मिलता है। कैसे मिलता है सुनिएगा। जैसे ये कोई भी एंटीजन है, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी मान लीजिए हमारे शरीर में प्रवेश कर गया, हमारा शरीर क्या बनाएगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। अब जब पहली बार एंटीबॉडी बनेंगे ना तो उसमें टाइम लगता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन टीकाकरण में क्या होता है, इस वायरस, ये जो बैक्टीरिया है, जो भी एंटीजन प्रवेश करवाएंगे वो कैसा रहेगा, मृत रहेगा। अब मृत रहेगा तो क्या हमें बीमार करेगा, ये हमें बीमारी पैदा करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन फायदा क्या मिलेगा हमको कि इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई। अब रियल में कभी वायरस, बैक्टीरिया जिंदा प्रवेश कर गया तो बीमार करेगा, लेकिन उसके खिलाफ क्या तैयार है, एंटीबॉडी। ये तुरंत पहचान लेंगे, क्योंकि ये कैसे होती है, मेमोरी सेल होती है, याददाश्त कोशिका होती है, पहचान लेगी ये तो वही बैक्टीरिया है, ये तो वही एंटीजन है, चलो मारो इसको, तुरंत मार के हमें बीमारियों से बचा लेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, तो ये लिम्फोसाइट के बारे में हो गया। ये लिम्फोसाइट होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार का होता है आपका। ये जो लिम्फोसाइट जो होता है ये 2 टाइप्स होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। क्या फर्क होता है, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन, निर्माण। तो देखो बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है बोन मैरो में, और टी लिम्फोसाइट का निर्माण भी होता है बोन मैरो में। WBC का निर्माण बोन मैरो में होगा, बताया था, येलो बोन मैरो में। लेकिन इसका मैच्योरेशन, इनका जो परिपक्वन होगा, ये जो तैयार होगी काम करने के लिए, वहां पे जो बी लिम्फोसाइट है इसका तो जो मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है।
लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट होता है ना, इसका होता है थाइमस ग्लैंड में, इसमें थाइमस ग्लैंड में। ये फर्क है, दोनों का निर्माण बोन मैरो में ही होगा, लेकिन बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन मैच्योरेशन बोन मैरो में होगा, टी लिम्फोसाइट का थाइमस ग्लैंड में होगा। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और सुनी होगी आपने कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हम जल्दी बीमार होते जाते हैं, है ना। हल्की सी सर्दी क्या पड़ी हम बीमार हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है। या यूँ कहे कि एक बुढ़ा आदमी जल्दी बीमार होता है एक नौजवान के बजाय, उसका कारण क्या है? जो टी लिम्फोसाइट है ना, ये हमें बीमारी से बचाती है, ज़्यादा पावरफुल ये है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम बुढ़े होते जाते हैं, थाइमस ग्लैंड की साइज कम होती जाती है। जब ये हमें बीमारियों से बचा रही है, इसका आकार कम होता जाएगा तो बीमारियों से भी कम बचाएगा। इसलिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, थाइमस ग्लैंड का आकार कम होगा और हम बीमारियों से जल्दी चपेट में आ जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इसका परिपक्वन बोन मैरो में, इसका थाइमस ग्लैंड में, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपन आपके कहाँ पे चले, आपके पीडीएफ की तरफ। क्या क्या बातें यहाँ पे लिखी है वो देख लेते हैं। ये सारे अपन डिस्कशन कर चुके थे, है ना। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। सारी बातें मैं बता चुका हूँ। इसमें ये देख लेते हैं लास्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो जैसे आरबीसी की संख्या कम हुई थी तो हमने क्या बोला था? एनीमिया बोला था। क्या बोला था? एनीमिया। उसे कुछ अपने टाइप्स देखे थे, जैसे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी हो गई तो हमें कौन सा एनीमिया हो जाएगा? माइल्ड एनीमिया हो जाएगा। यदि आरबीसी की शेप चेंज हो गई तो हो जाएगा सिकिल सेल एनीमिया। ऐसे कुछ एनीमिया पड़े थे। और यदि आरबीसी की संख्या बढ़ गई तो क्या बोला था आपने? आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो पॉलीसाइथोनिया या पॉलीसाइथीमिया बोला था। वैसे ही यदि WBC की संख्या घट गई तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? मतलब उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। क्या बोलेंगे? ल्यूकोपीनिया। और हम कुल मिलाकर WBC हमें बीमारी से बचाती है। WBC की संख्या कम हो जाएगी यानी ल्यूकोपीनिया हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाएगी, हम जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाएंगे। और यदि WBC की संख्या बढ़ गई तो उसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। और ल्यूकोमिया को ही हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। यूँ कहे कि WBC की संख्या बढ़ गई, यूँ कहे ब्लड कैंसर हो गया, बात एक ही है। क्या होता है ऐसा वो सुनो। उससे पहले ये और देख लीजिए, ये जो एडस होता है ना आपका, एडस किससे होता है? HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। ये क्या करता है? टी लिम्फोसाइट को सीधा टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। देखो होता क्या है, एडस एक बीमारी नहीं है, एडस का एक सिंड्रोम है, क्लस्टर ऑफ डिजीज। यानी एडस कोई एक बीमारी नहीं है। एडस में होता क्या है, कभी बुखार होगा, कभी सिर दर्द, यानी काफ़ी सारी बीमारी हो जाती है। एक बीमारी नहीं है, ये बीमारियों का ग्रुप है, काफ़ी सारी बीमारियां होती है। और हमें बीमारियों से ज़्यादातर कौन बचाता है? टी लिम्फोसाइट बचाता है। तो ये HIV जो होता है जिससे एडस होता है, वो सीधा टी लिम्फोसाइट पर अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट खत्म तो हमारा इम्यून सिस्टम भी खत्म। तो वही करता है ये, टी लिम्फोसाइट की संख्या घट जाती है, उन पर अटैक करता है ये, ठीक है। एक चीज़ और, इसको देखेंगे भी ब्लड कैंसर कैसा होता है। इसको देखो, ये जो कृत्रिम हिपेरिन है, मतलब हिपेरिन क्या करता है? हमारे जो मांसपेशी, हमारे जो नसें हैं शरीर के अंदर, जो खून है उसको जमने से रोकेगा। इसको कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं। किससे? हीरोडिन। हीरोडिन क्या है? जोंक, नाम सुना है जोंक आपने, है ना। उसकी लार से बनाया जाता है ये। क्या? कृत्रिम हिपेरिन भी बनाया जाता है हीरोडिन की, यानी जोंक की लार से। अब देखते हैं ब्लड कैंसर। इसको देखने के बाद WBC आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे फिर किसके बारे में? प्लेटलेट्स के बारे में। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये आपकी WBC है, ये क्या है? WBC है। WBC आपको पता है भक्षण प्रकृति की भी होती है ना। जो भी आपका बैक्टीरिया है, कौवा को उसको खा जाएगी, है ना, खाने का काम करती है। लेकिन कई बार समटाइम्स क्या होता है, WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा इसकी संख्या हो गई। जब ये संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी
और उस समय यदि कोई बैक्टीरिया नहीं है, कवक नहीं है, तो ये आपस में एक दूसरे को खाने लग जाएगी, एक दूसरे को नष्ट करने लग जाएगी। और जब ये डेड हो जाएगी ना, इनकी मतलब ये मृत कोशिका हो जाएगी, तो मृत कोशिका पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता है, जिससे क्या होगा, ये कोशिकाएं आपस में जुड़ जाएगी, ऐसे एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। और जब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी तो एक गांठ बन जाएगा, एक ट्यूमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्यूमर, गांठ बन जाएगी। इस गांठ को ही क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। ठीक है, ये कब हुआ है? जब WBC की संख्या बहुत ज़्यादा हुई है, इसे बोलते हैं लेकोमिया या ब्लड कैंसर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है, वीडियो को लाइक करना है, अधिकतम वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।